नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्र, आपके बात की शुरुआत इस मुद्दे से कि उत्तर प्रदेश समेत जो कुछ अन्य राज्यों में चुनाव हुआ उसके परिणामों पर अगर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अब बहुदलीय राजनीति को करीब करीब नकार दिया है। दूसरा एक बात और स्पष्ट आ जाता है कि चाहे मोदी योगी कितना हो अपनी दावेदारी करें कि देश का मुसलमान उनके साथ है, ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया है कि देश का मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। भारतीय राजनीति में ये एक अलग तरह की राजनीति है या ये किसी और चीज की इशारा करती है, ये बात मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बाकी चीजों को समझना आपका काम है और मुझे समझाना आपका काम है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश चुनाव को समझने से पहले हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 30-35 साल पुराना कम्युनिस्ट शासन को ध्वस्त कर सत्ता प्राप्त की। ममता बनर्जी ने अपने अब तक के तीसरे कार्यकाल में जो उनका क्रियाकलाप रहा वो सेम कम्युनिस्ट वाला था। मतलब देश में मुस्लिम परस्ती, हिंदू हितों की अनदेखी और हिंदू भावनाओं का सरेआम अपमान, सार्वजनिक बयानों में, बहसों में, सरकारी कार्यक्रमों में, अपने राजनीति में और गवर्नमेंट के तरीके में भी, गवर्नमेंट के रूप में भी ममता बनर्जी ने हर वो काम किया जिससे देश का बहुसंख्यक वर्ग का सार्वजनिक अपमान हो और मुस्लिम समाज की तुष्टीकरण साफ साफ दिखता हो। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में रहती हैं और कोलकाता में बेशक चाहे कितना हो ज्यादा कम्युनिस्ट शासन इतने दिन तक अपनी जड़ें जमा कर रखी हो, लेकिन वहां का जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित त्योहार होता है वो होता है दुर्गा अष्टमी, दुर्गा पूजा। कलकत्ता का दुर्गा पूजा दुनिया में मशहूर है। देश दुनिया से पर्यटक उस पूजा को देखने के लिए आते हैं। अब मीडिया के सृजन होने के बाद पूरे दुनिया भर में कलकत्ता के दुर्गा पूजा की धूम रहती है। उस महानतम त्योहार जिसको हिंदू देवी देवताओं में साक्षात देवी के पूजन के रूप में मनाया जाता है, उस त्योहार में भी ममता बनर्जी ने पंडालों में नमाज पढ़ने की वैधता कर दिया और लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, ऐसा दिखावा किया। हर आदमी ने मजबूरी में स्वीकार किया। उनको लगा कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ममता बनर्जी के विषय में तो आपको पता ही है। हमारे नवरात्र के पंडालों में उन्होंने कहा कि आपका पंडाल बनेगा और जिस वक्त नमाज का टाइम होगा इसी पंडाल में नमाज होगा, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार हमारे पास है। और ममता बनर्जी ने इसको बाखूबी किया। कोई डरे छुपे, कोई छुप छुपा करके कमरे के अंदर के बयानों में ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बकायदा शासनादेश किया कि भाई आप अपनी मूर्ति विसर्जन को रोकिए क्योंकि इस टाइम नमाज का टाइम हो रहा है, ईद बकरीद का समय हो रहा है, मुहर्रम का जुलूस का समय हो रहा है। मतलब कोई भी मुस्लिम त्योहारों का समय है, आप इस टाइम तक नहीं कर सकते। दुर्गा पंडालों में दुर्गा अष्टमी, दुर्गा जाप, दुर्गा मंत्र और दुर्गा मंत्रोच्चार को रोक दिया जाता था जब नमाज में अजान का समय होता था। पंडालों को यह स्पष्ट दिशा निर्देश था कि आप इतने बज के इतना मिनट पर अपना माइक बंद कर देंगे क्योंकि उस वक्त मस्जिद से अजान शुरू होगा और लोग नमाज अदा करेंगे। और ये बाकायदे लोगों ने डर के मारे किया। परिणाम हुआ कि ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी के एड़ी चोटी की पसीना एक किए हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 43 सीट तक तो जरूर पहुंचा, लेकिन सरकार नहीं बना सकी क्योंकि ये भारत महान है। यहाँ पर हिंदू हितों की रक्षा करने वाला लोग, हिंदू अस्मिता का पक्ष रखने वाला लोग, हिंदू सत्य सनातन धर्म के बात करने वाले लोग सरकार नहीं बना सकते क्योंकि हिंदू शुरू से ही बटा हुआ है, या ये कहूं कि हिंदू शुरू से ही दोगले हैं। किसी को मेरे पर केस करना हो खुला है, मेरा पता है राकेश सिंह परमार, नई दिल्ली।
मैं सीधा आमंत्रण देता हूँ कोई केस करे, क्योंकि हम लोग दोगले माइंडेड के लोग हैं। हमें जो हमको गलतियाता है, गरियाता है, पीटता है, हम उसी की बात मानते हैं और उसी को बाप कहते हैं। अगर कोई आपके मतलब की बात, आपके फायदे की बात करता है तो आप उसको बेवकूफ, बेहुदा और नकारा कहते हैं। और मतदान में तो आप बिल्कुल इनकार कर देते हैं, क्योंकि आपको 2 यूनिट बिजली और 2 किलो चावल मुफ्त में चाहिए। बाकी आप तो आतंकी को वोट दे दें। आतंकी इस देश में चुनाव लड़ने को तैयार है और लड़ा भी है। खैर, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो देश के पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने इस बात का फैसला किया कि अगर हम अपना वोट कांग्रेस को या कम्युनिस्ट को देंगे तो वोटों का बंटवारा होगा और ये भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से कलकत्ता गए, सीधा सीधा मुस्लिम परस्ती की बात करते हैं, देश में मुसलमान ही रहे और कोई ना रहे, ऐसी सार्वजनिक मंचों से चर्चा करते हैं। मतलब समझने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी ने मंच से, राजनीति मंच पर कभी नहीं कहा कि मुझे हिंदू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुसलमान चाहिए। लेकिन ओवैसी ने कहा कि मुझे हिंदू बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे इस देश में मुसलमान ही चाहिए। तब भी मुसलमानों ने ओवैसी पर भरोसा नहीं किया और ममता बनर्जी के पक्ष में एक तरफा मतदान दिया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट का पश्चिम बंगाल से खाता ही नहीं खुला, खात्मा हो गया और सिर्फ 2 पक्षीय चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी पक्ष में, दूसरा विपक्ष में। तो ममता बनर्जी ने प्रचुर बहुमत से वोट बनाया, क्योंकि मुसलमानों का वोट पूर्णतः ममता बनर्जी को मिला और जो दोगले हिंदू का वोट है या जो मुसलमान जो सत्य सनातन में मीन मेख निकालते हैं वो भी ममता बनर्जी को मिला। ममता बनर्जी बहुमत में हुई। आज उत्तर प्रदेश के पहले पश्चिम बंगाल में उसका सरकार है और अब हनुमान चालीसा पाठ करने वाले पर के पिछवाड़े को लाल करवाते हैं और लोग तसल्ली बख्श मार खाते हैं और राम नाम जपने की हिमाकत नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं परिणाम उत्तर प्रदेश में। मित्रों, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि 70-71 सीट ऐसी होती है जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, इस पर मुसलमान डोमिनेट करता है। मुसलमान जिसको चाहेगा वो जीत हार में बदल सकता है। उन तमाम सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। पिछले बार उसमें से 64 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन अब की बार 64 की 64 सीटें, 71 में से 64 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीता है। समाजवादी पार्टी का जो 71 सीटों की बढ़ी हुई आंकड़ा है वो यही वाली सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में समाजवादी पार्टी को वोट मिला। कांग्रेस को, आपको, बसपा को, कम्युनिस्ट को या और किसी भी पार्टी को कहीं कोई मतदान नहीं मिला। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और हंसी भी आई, दुख भी हुआ कि कांग्रेस पार्टी के मेरे बलिया जिला में जो लोग खड़े थे वो सबके सब बड़े अच्छे, ठीक ठाक और साफ सुथरा छवि के लोग थे और प्रियंका गांधी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारा से अभिभूत होकर के महिलाओं को प्रोत्साहित मिलने वाला कार्यक्रम था। लेकिन वोट मिला किसी को 300, किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100, यानी निर्दलीय मतदाता जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनसे भी कम मिला कांग्रेस के सिंबल के आगे। इतने लोगों ने बटन दबाया। अकबरुद्दीन ओवैसी पूरा उत्तर प्रदेश में घूमे, बेचारा अपने आप पर गोली चलाने का नाटक तक किया ताकि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन वो भी अकबरुद्दीन ओवैसी के पक्ष में नहीं गया। मुसलमानों ने कहा कि वोट की बंटवारा भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा पहुंचाएगा, हमें सीधा और स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करना है। अखिलेश यादव को जो वो कुछ मैं बार बार कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, वो जो अपने ही घर के भेदी लोग हैं उन लोगों ने तो मतदान दिया ही दिया और मुसलमानों ने मतदान दिया। अखिलेश की सदस्य संख्या विधानसभा में 71 बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी की 68 घट गई। दूसरी चीज और जो बड़ी बात स्पष्ट में है, जो पिछले बार में नहीं हो पाई थी, पिछले बार में कुछ कांग्रेस भी सीट निकालाई थी, कुछ बसपा ने भी सीट निकाला था, कुछ और पार्टियों ने सीट निकाला था। अब की बार बड़ा स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीट है और समाजवादी पार्टी के पास सीट है। बाकी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने जो 2 और 1 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जीत हासिल किया है, वो कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की विजय नहीं है, वो उन विधायकों की विजय है। एक की तो मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूँ, जो एक
उमा शंकर जीता है हमारे बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से। मेरा मेरा अपना जिला है बलिया और रसड़ा मेरी रिश्तेदारी है। हम चूंकि हमारे हमारे बेटियों की शादी उस तरफ होती है तो घर घर में रिश्ता है, घर घर के लोगों को जानना पहचानना होता है। और सामाजिक आदमी होने के नाते तो मैं देश भर के लोगों से संपर्क बनाए रखता हूँ। रसड़ा तो घर मेरा अपने जिला के अंदर आता है, हमारा संसदीय क्षेत्र है। अगर मैं संसद का चुनाव लड़ूंगा तो रसड़ा में मतदान केंद्र में पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। तो रसड़ा को मैं जानता हूँ। रसड़ा के रहने वाले लोगों से जब बातचीत होती है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सामाजिक इशू पर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के नाते, तो वो सब करते हैं कि उमा शंकर ने बड़ा काम किया है। मतलब वो उमा शंकर का जो नाम हो गया है वो इतना हो गया कि वो लोग सिंबल नहीं देख रहे कि वो किस निशान के आगे खड़ा। उमा शंकर का नाम देखते हैं, नाम के आगे वाले बटन दबाते हैं, सिंबल किसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बहुजन समाज पार्टी का सीट नहीं है, वो सीट उमा शंकर का है, उसकी अपने मेहनत का है, उसके अपने काम का है, लोगों में प्रति अपने उसके सम्मान उसके पैठ की है। वही वो जो कांग्रेस की सीट है वो प्रमोद तिवारी की बेटी की है। वो प्रमोद तिवारी लगातार 9 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और वो जब से चुनाव लड़ना शुरू किया तब से हारे नहीं है। अब 9 बार मतलब आधा शतक जिस आदमी ने उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए लगा दिया, 40-45 साल जिस आदमी को वहां हो गया, वो तो कितने लोग बूढ़े होकर के मर गए होंगे और कितने लड़के जवान होकर मतदाता बन गए होंगे। आज उस प्रमोद तिवारी का वो जो क्षेत्र है जिसमें उनकी बेटी चुनाव जीत करके आई है, उसमें तो ऐसे मतदाता होंगे जिनके जन्मदिन पे जन्म होने पर प्रमोद तिवारी गए होंगे और आज वो मतदाता के रूप में उनको मतदान दे रहा है। ऐसा बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि कोई नेता कहे कि सुनो किनके बेटे हो, जी मैं फलाने का बेटा हूँ। हाँ 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 उनका बेटा है ना, तेरे जन्मदिन में मैं गया था, तेरे बाबूजी ने 2 हलवा की जगह एक ही हलवा खिलाया था, दूसरा वाला बोला था कि 2 किस्म का हलवा नहीं बनाया। लड़का हंसते हुए 5 रुपये, जी 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 अंकल जी जी अभी मैं एजेंट हूँ। किसके पार्टी का है? अब किसके पार्टी का होंगे? आप ही का होंगे जब आप जन्मदिन में गए थे। तो मतलब ये कहने वाली बात ऐसा होता होगा क्योंकि अब 18 साल में मतदान हो गया, 25 साल में चुनाव लड़ने का हो गया और वो 40-45 साल से वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कितना तो वहां पर मतदाता बन गए होंगे ना जिनके जन्म में वो गए होंगे बिंगे विधायक। तो वो सिर्फ प्रमोद तिवारी के है। मतलब कांग्रेस को वहां भी कोई सफलता नहीं मिला। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताऊं, प्रियंका गांधी का अपना ससुराल है वहां पर अमेठी में, सॉरी रावत बढरा के गांव मुरादाबाद में। वहां के ठठेरा है रावत बढरा, जहां उनकी शादी हुई है राजेंद्र बढरा के बेटा रावत बढरा से। तो मुरादाबाद में भी एक वोट नहीं पास सकी प्रियंका गांधी। मतलब प्रियंका गांधी के देवरों ने अपने भाभी को चुनाव के समय में धत्ता बता दिया क्योंकि वो पंजाब की भाभी बनने जा रही थी। जिस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी बिहारियों को गाली दे रहा था, पूर्वांचलों का अपमान कर रहा था और कह रहा था कि ये मेरी भाभी जी हैं, वो वहां पर ताली बजा रही थी। उसका परिणाम मैंने उसी को कहा था कि इसका परिणाम उत्तर प्रदेश के मतदान में आएगा। उत्तर प्रदेश के मतदान में आया कि उनके अपने लहुरा देवरों ने भी उनको एक वोट देने के उचित नहीं समझा। और अमेठी में जो हाँ उनका मायका माना जाता है, जहां से उनका पूरा खानदान सुल्तानपुर अमेठी से फूलपुर से जीता है। फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जीते थे, अमेठी से इंदिरा जी जीते थे, उसके बाद राजीव जी जीते थे, संजय जी जीते थे। अभी सुल्तानपुर से सुल्तानपुरी से उनकी माता जी हैं। ऐसे जगहों पर जहां उनका घर है वहां से भी कोई वोट नहीं मिला। वही हाल मायावती का हुआ। मायावती का तो खैर ससुराल है नहीं, वो चीर कुंवारी हैं और अब चीर कुंवारी ही रहेंगी, कुंवारी देवी के रूप में पूजी जाएंगी। वो पूजा के लायक है, दलित समाज में उनका बड़ा सम्मान है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। अपने समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है आगे, और खैर ईश्वर उनको सद्बुद्धि और लंबी आयु दे। लेकिन ममता बनर्जी के सॉरी मायावती के मायके में भी एक वोट नहीं मिला, मतलब उसके अपने घर में भी कोई वोट नहीं मिला। मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि वो कह रहा है कि ये दलों के दलदल में रोज एक दल पंजीकृत हो रहे हैं और ये सिर्फ वोट कटवा के अलावा और कुछ नहीं हो रहे हैं। अगर आप वोट देंगे तो वोट का सदुपयोग करिए, या तो वो सरकार बनाने के लिए दीजिए या सरकार ना बनाने के लिए दीजिए, बीच बीच में ना दीजिए। और आप परिणाम देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती के अपने घर बादलापुर में कोई सीट नहीं मिला। प्रियंका गांधी का अपना मायका और अपना ससुराल पीहर और मायका, मतलब दोनों ही तरफ से कोई सीट नहीं मिला। लोगों ने कहा कि नहीं, इनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना है। वोट दो तो या तो सरकार बनाने के लिए दो या ना देने के लिए हो, कि या तो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में सरकार दो या योगी आदित्यनाथ के विपक्ष में दो।
अब सवाल है कि इस देश का मतदाता एक पक्षीय या द्विपक्षीय के पक्ष में कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या ये कोई घातक सिंबल है, कोई खतरे की घंटी है, या लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ है कि यार वोट खराब नहीं हो रहा है, वो ठीक एक जगह जा रहा है? और उचित भी है कि 4-4, 5-5 जात के नाम पर दल चुनाव लड़ लेते थे, कोई 4 सीट ले आता तो कोई 5 सीट ले आता था, और सरकार से बार्गेन करते थे कि हमको आप उप मुख्यमंत्री बने नहीं तो सरकार गिरा देंगे। बिहार में वो जो शाहनी हार गया था, 2 एमएलए उसका जीता, उसी बात पर सरकार के नाकोचा ने चबाया हुआ है। रोज भाजपा के साथ सरकार में है और भाजपा को उखाड़ फेंकने की कसमें खाता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि 4 एमएलए पर पूरी सरकार टिकी। अगर 4 लालू जी के पक्ष में चले गए तो लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार के पक्ष में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उसको पता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, अगर नीतीश कुमार हमको छोड़ देंगे तो लालू जी का बेटा बुला लेगा और 4 इधर चले जाएंगे। मतलब इतनी मार्जिन है कि अगर इधर सानी हो गया तो इनकी सरकार, इधर सानी हो गया तो इनकी सरकार, इसीलिए वो बीच में मजे ले रहा हुआ है। हारे होने के बाद भी मंत्री पद पाया हुआ है और रोज भाजपा को गरिया रहा है। इससे तो अच्छा होगा कि आदमी एक पक्षीय वोट दे देता। उत्तर प्रदेश की जनता को तो मैं ज्यादा प्रबुद्ध और समझदार कहूंगा, जिन्होंने स्पष्ट मतादेश दे दिया। अब ये छोटी छोटी राजनीतिक जो 2-2, 4-4 सीट लेकर के आए हैं, वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री नहीं तो हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि अगर 2-4-10 टूट के अखिलेश के यहाँ जाते भी हैं तो अखिलेश को बहुमत के लिए बहुत सीट चाहिए, और योगी जी का 4 आदमी के कम हो जाने से कुछ नहीं होगा। तो कम से कम लोकतंत्र की संतुलन बनी रहेगी, कोई आदमी निरंकुश नहीं हो सकता। ये तो एक बात से ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देश का मुसलमान भाजपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है? देश का मुसलमान को भाजपा से क्या चिढ़ है? मैं समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना मुसलमानों के लिए किया उतना तो जिन्ना ने भी नहीं किया। आपको एक जानकारी दे दूं, शायद आपको पता ना होगा, क्योंकि ये चीज ऐसा लगता है जैसे मैं गलत बोल रहा हूं आपसे। इस देश में हज हाउस सरकार बनाएगी, इस बात की परिकल्पना सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के मन में आया था। हज करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, इस बात की परिकल्पना और इस बात की छूट आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। आदरणीय प्रेमचंद देवी जी को सादर प्रणाम। देश के मुसलमानों के लिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की अगर किसी ने सार्वजनिक बात किया तो वो देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तर प्रदेश में जितना मकान बना है ना, उस मकान में अगर एवरेज देखा जाए तो सबसे ज्यादा मकान मुसलमानों को आवंटित हुआ है, मुसलमानों को अलाट हुआ है। ये जो मुफ्त में कोरोना काल में राशन ले रहा है, वो राशन के लाइन में देखिएगा तो 90-99% बुर्काधारी लाइन में लगी रहती है। मतलब 4 बीबी और 44 बच्चों का पूरा खर्चा भारत सरकार और प्रदेश सरकार दे रही है, और सरकार से फायदा लेने में उनको कोई गुरेज और कोई संकोच नहीं है। लेकिन मतदान देते वक्त वो पता ना क्यों और क्या सोच करके नहीं देते हैं, ये चिंता का विषय। तो क्या हमारे देश का एक नेता कहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि आप अपना गर्दन भी दे दीजिएगा तो मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। आप इस बात को पहचान लीजिए। क्या ये बात स्पष्ट हो गई है उत्तर प्रदेश के मतदान के बाद? अरे पश्चिम बंगाल में तो ये स्पष्ट ही हो गया था कि देश का मुसलमान ना तो कांग्रेस को वोट दिया, ना कम्युनिस्ट को वोट दिया, ना किसी और पार्टी को वोट दिया कि वोट बट के कहीं भाजपा को फायदा ना हो जाए। वो एक मुश्त एक पक्षीय मतदान किया ममता बनर्जी के पक्ष में, और कारण हुआ कि प्रचंड बहुमत से ममता की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ कि उन्होंने ना तो कोई कांग्रेस के तरफ रुझान बनाया, ना कम्युनिस्ट की तरफ बनाया, बल्कि नया नया मुसलमान का भक्ति का प्रमाण लेकर के घूमने वाला अरविंद केजरीवाल पर भी मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया, और खुले सिर्फ मुस्लिम हितों की बात करने वाला और कबरुद्दीन ओवैसी की तरफ भी मुसलमानों का रुझान नहीं हुआ। बिहार में 4-5 सीटें मुसलमान ओवैसी को दे भी दिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान ने ओवैसी की तरफ झांकना भी पसंद नहीं किया। चिमटे से भी छूना ओवैसी को गवारा नहीं था मुसलमानों को। अपना मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अखिलेश यादव को अपना मतदान दिया। तो क्या देश का मुसलमान देश को इशारा दे रहा है कि आप एक बात जान लीजिए कि इस देश में अलग पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। ईश्वर करे में परिकल्पना बिल्कुल गलत, झूठी, बेबुनियाद और वाहियात हो। मुझे बड़ी खुशी होगी ये जान करके कि कोई कहेगा कि राकेश एकदम तुम बेहुदा आदमी हो,
तुमने ऐसे कल्पना कैसे कर लिया? देश में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुझे पहली बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर मुझे अपने बात पर झूठा साबित होने पर बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं दुआ करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कि जो मैं कह रहा हूँ वो एकदम गलत, मिथ्या, झूठा, बेबुनियाद और आधारहीन हो। लेकिन कहने की बात तो ये है न कि भाई भारत सरकार का अनुदान लेने में आपको कोई ऐतराज नहीं है और भारत सरकार का सहयोग देने में आपको ऐतराज है। यूक्रेन में फंसे हुए लोगों में जिन लोगों ने भारत का गुणगान किया कि भारत ने बड़ा एहसान किया, हमारे बच्चों को लेकर के आ गए, वो सारे के सारे सत्य सनातन के मानने वाले थे। और वो जो कुछ दोगले किस्म के हिंदू हैं जिनको ओपनली किसी को बुरा लगता हो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी को लगे मेरे पर केस कर सकता है। उन दोगले हिंदुओं ने भी कहा कि जी कौन सा निकालना हुआ, मैं बॉर्डर तक हरते मरते आया, उसके बाद लेके आया, तो जो बॉर्डर तक आ गया तो यहाँ तक नहीं आ जाता। और जो सीधा सीधा भाजपा विरोधी, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ एहसान नहीं है, हम तो आ ही गए थे और यहाँ भी आ जाते, जब हम अपने पैसे से वहां गए थे तो अपने पैसे से यहाँ आ जाते। सरकार बेमतलब का दिखावा ड्रामा कर रही है। एक सरकार के नियत पर, सरकार के कार्यक्रम पर, सरकार के जनहित के कार्यक्रम पर राजनीतिक रूप से प्रश्न उठाना तो ठीक है, राजनीतिक लोग हैं, आपको उसमें मीन मेख निकाल के अपनी लाइन बनानी है। लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है, जो भारत में एमबीबीएस में दाखिला लेने की सलाहियत नहीं रखता था, काबिलियत नहीं रखता था, कैपेसिटी नहीं रखता था, हैसियत नहीं थी, योग्यता नहीं थी, उस तरह का ज्ञान उसके पास विज्ञान का नहीं था कि वो भारत की सीपीएमटी की परीक्षा पास करके एमबीबीएस में दाखिला ले सके, वो पैसे के बल पर यूक्रेन पढ़ने चला गया क्योंकि उनके बापों के पास पैसा थी। और वो आकर के ऐसे एहसान कर रहा है जैसे भारत की तरफ से शांति दूत बन करके लड़ाई लड़ने गया था यूक्रेन में और तब जाकर के एहसान झाड़ रहा हो। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आप इस देश में रहने योग्य नहीं थे, इसलिए डिग्री खरीदने के लिए यूक्रेन गए। क्योंकि अगर यूक्रेन की चिकित्सीय व्यवस्था इतनी ऊंची होती तो लोग अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड इलाज कराने नहीं जाते, यूक्रेन इलाज कराने जाते। और हमने तो कभी समाचार में नहीं सुना कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने विशेष चिकित्सा के लिए यूक्रेन का दौरा किया, ये तो हमने कभी नहीं सुना। हमने सुना कि भारत के प्रधानमंत्री अपने इलाज के लिए अमेरिका गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, सिंगापुर गए हैं। अमर सिंह सिंगापुर में इलाज कराते थे, लेकिन यूक्रेन में कोई इलाज कराने गया था तो मैं पहली बार सुना। मतलब यह है कि यूक्रेन झोली में भर के डिग्री बांटने का दुकान खोल रखा था, आमदनी का उसका एक जरिया है, आओ पैसा दो, डिग्री लेकर के जाओ। इस तरह के बेहुदे लोग हैं, आप यहाँ पढ़ने के योग्य नहीं और आकर के भारत सरकार पर तौहीनियत कर रहे हैं, भारत सरकार को तौहीन कर रहे हैं, भारत सरकार लाल मनार करते हैं। ये सब बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये कोई अबोध बच्चे नहीं है जिनको किसी ने बहका दिया। पूरे बैच को, जवान लोगों को ग्रेजुएट करने जा रहे हो और ग्रेजुएशन के बाद आईएएस पीसीएस जैसी देश के संचालन करने वाली नौकरी की सलाहियत आपके पास हो जाएगी। वो तो ईश्वर का कृपा है कि आप उस लायक नहीं है, इसलिए हम निश्चिंत है कि भारत के प्रशासनिक सेवा में आप जैसे लोग आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बड़ा टफ कंपटीशन है। आप जैसे लोग तो खैर पहले ही चक्कर में छट जाएंगे तो देश पर तो उपकार होगा, लेकिन कम से कम देश में आकर के गंदगी तो फैला रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि देश का एक बहुवर्ग है, राजनीतिक कारणों से बेशक उनको अल्पसंख्यक कहा जा रहा है, लेकिन देश का बहुसंख्यक है मुसलमान। अगर मुसलमान भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा है, भाजपा को मतदान नहीं दे रहा है, तो ये भाजपा को सोचना है कि भारतवासियों को सोचना है, ये आप पर छोड़ता हूं। मुझे लग रहा है कि समस्त भारत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाया है। 2 मिनट हंस लीजिए और 2 मिनट तक आपके सामने रहूंगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में घर घर दारू खोला है और पंजाब में कह रहा है कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे और दारू का ठेका बंद करेंगे। जहां पर तीसरी बार सरकार में है, वहां परचून के दुकान पर दारू का परमिशन दे दिया कि आप नून, तेल, मिर्चा, मसाला के साथ दारू भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बियर की बोतलें सरेआम कोल्ड ड्रिंक के साथ बिकी रही हैं। ये तो शीला दीक्षित ही करके गई थी। केजरीवाल बोला कि कोल्ड ड्रिंक में बियर ही क्यों, दारू भी रखो, दारू में कोई दिक्कत नहीं। और दिल्ली के हर घर में अब दारू का दुकान खुल गया। अब दारू का दुकान पर पुलिस की छापेमारी वाला बात ही नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने बोल दिया कि हर गली में ठेका की जरूरत नहीं, आप अपने घर पर खोलो। और वही केजरीवाल वहां पर नशा मुक्त कर रहा है और वहां पर सरकार बना लिया, क्योंकि वहां पर खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन किया और खालिस्तानियों ने केजरीवाल का समर्थन किया। यहाँ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने अखिलेश यादव का समर्थन किया। मंशा क्या था आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया है मेरे अब तक के वक्तव्य में। और पंजाब में खालिस्तान का मंशा तो ओपन है, वो क्या कहता है। और खालिस्तान मूवमेंट का
समर्थन का पुख्ता दावेदारी उसके अपने ही सहयोगी कुमार विश्वास ने किया। पूरे केजरीवाल में लोग पूछते रह गए, उस बात को हंसी में उड़ा दिया, बोले अच्छा अच्छा तो मैं आतंकवादी हूँ, मैं तो लगता है सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ। अबे गाली क्षमा चाहूंगा, बीप करना पड़ता, लेकिन दिमाग ने बीप कर दिया। संस्कार है ना, दिमाग से आ जाता है। अगर कोई शब्द आता है तो सॉफ्टवेयर ऐसा फिट है कि कोई शब्द आता है तो अपने आप रुकावट आ जाती है। एहसान है मेरा अपने दिमाग पर, और आपको प्रणाम है आपके आशीर्वाद पर कि भाई एक बार भी लोग कहते रहेंगे कि तू खालिस्तान का समर्थन का कह दे कि नहीं गलत बात है, खालिस्तान का हम समर्थन नहीं करते, उसने बयान नहीं दिया, वो बात गाल बजाता रहा और आज सरकार में है। बाकी जगहों पर जो मैं कह रहा हूं कि क्या देश का मतदाता द्विपक्षीय राजनीति की तरफ से बढ़ता जा रहा है और बहुदलीय बहुपक्षीय राजनीति को नकार रहा है, ये उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश में स्पष्ट योगी आदित्यनाथ जी बाबा बुलडोजर नाथ को बहुमत मिला। लाख मुसलमानों ने चाहा, लेकिन मुसलमान ही इस देश में नहीं है, और लोग भी हैं, और वो लोग राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्रहित में फैसला लेते हैं, और उन्होंने फैसला लिया। पंजाब में भी स्पष्ट बहुमत आम आदमी पार्टी को मिली। मणिपुर में, गोवा में, जो बिल्कुल जहां जहां भी मतदान हुआ वहां पर कहीं हंग असेंबली नहीं हुआ कि कहा जाएगा कि बीच में ये वाले दल लोग आए और कुछ किए। अच्छे अच्छे नामजद दल, पुराने दल, घोर मुस्लिम परस्ती वाले दल और घोर मुस्लिम विरोधी वाले दलों ने भी अपने अपने भाग जमाए, लेकिन लोगों ने इस उत्साह उतावले और बहकावे के साथ मतदान नहीं दिया। मतदान बिल्कुल साजिश के तहत दिया और सोच समझ के दिया। ईश्वर भारत माता पर उपकार करे और भारतवासियों के दिमाग खोलने में मददगार हो। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश का मतदाता स्पष्ट हो गया है कि कौन किसके साथ है। भगवान न करे, ईश्वर न करे कि रूस यूक्रेन की तरफ से भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए, तो मल्टी फ्रंट बाहर नहीं अंदर भी ना खुले, ऐसी कल्पना के आसपास भी मैं जाना नहीं चाहता। आप सबको सादर प्रणाम करते हुए एक ही प्रश्न करूंगा कि इस सच्चाई को समझिए और कश्मीर फाइल फिल्म देखिए। वो फाइल है, फीचर फिल्म नहीं है, और फाइल में दस्तावेज होती है और दस्तावेज में हकीकत होती है। अगर आप कश्मीर फाइल देख लेंगे तो मतदान के पैटर्न को समझ जाएंगे। और नोट करिएगा कि सिर्फ कश्मीर फाइल नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश फाइल भी है, बिहार पश्चिम भी फाइल है, हरियाणा का कुछ हिस्सा भी फाइल है, और देश के बहुत सारे हिस्से में अलग अलग फाइल की फिल्में बनाने की मजबूरी ना आ जाए, जरूरी ना आ जाए, इस बात का ध्यान में रख करके डरिए। क्योंकि इस देश में एक मियाँ जी की पॉकेटमारी में पकड़े जाने पर अगर लोगों द्वारा पीट दी जाती है तो मॉब लिंचिंग होती है, और निहत्थे साधुओं को एक पूरी भीड़ पुलिस के मौजूदगी में पीट पीट के मार देती है, वो मॉब लिंचिंग नहीं होता है। इसके बाद भी अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप किसी फाइल में दबेंगे तभी समझेंगे। ऐसा ना हो, ये मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपके लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।